हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो फटाफट आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका अपना मंच, अपना प्लेटफॉर्म, अपना परिवार, गंगा एकेडमी इंस्टीट्यूट। आप सभी इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फटाफट आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियोस पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटे ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है आपके वीडियो में। और हर वीडियोस को देखकर आप वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक एक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। आप सभी से गुजारिश करते हुए, आप सभी से अपील करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो आप सभी फटाफट जुड़ते जाइए मेरे साथ। हम वादा करते हैं आपसे कि संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल सिलेबस पर कराएंगे, पीडीएफ सहित कराएंगे। आप सभी को पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी मेरे साथ जुड़कर हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम सब साथ साथ करेंगे, पूर्णतः निःशुल्क करेंगे, पीडीएफ सहित करेंगे। बस आप सभी जुड़ते जाइए और मुझे हौसला बढ़ाते जाइए। तो चलिए, हम पिछले सेशन में भारतीय संविधान पढ़ रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था और भारतीय संविधान में हमने 12 अनुसूची हैं, तो उन 12 अनुसूची को पढ़ लिया था। आप सभी से पिछले वीडियोस में जाओगे तो वहाँ वीडियोस मिलेगा। उसके बाद हम भारतीय संविधान के एक एक भाग को पढ़ा। इस तरह से कुल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और उन 22 भाग को भी पढ़ लिया था। अब हम भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, एक एक आर्टिकल को पढ़ रहे हैं कि फला आर्टिकल में, फला अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। तो एक एक अनुच्छेद हम सभी अपने माइंड में फीड करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम आर्टिकल 76 में आप पहुंचे हैं, आर्टिकल 76 में पहुंच चुके हैं। अनुच्छेद 76 से आगे के सारे अनुच्छेद को आज के सेशन में, आज के एपिसोड में कवर करेंगे। तो फटाफट आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे सभी गरीब से गरीब विद्यार्थियों का भला हो जाए और हर एक घर में सरकारी नौकरी मिल पाए। तो चलिए हम जुड़ते हैं आज के सेशन में अनुच्छेद 76। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 76 में क्या होता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में क्या दिया हुआ है, आप सभी याद कर लीजिए। यहाँ एक महान्यायवादी का पद होता है भारत सरकार के में। तो ये महान्यायवादी का जो पद है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत पद आता है। जैसे अगर हम कहें कि भारत सरकार को वकालत कामकाज को देखने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है, एक सरकारी वकील की आवश्यकता होती है। तो ये भारत सरकार अपना एक महान्यायवादी चुनता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, क्योंकि भारत सरकार के जो सारे वकालत मामला है वो महान्यायवादी देखता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का होना आवश्यक है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में पद आया है भारत का महान्यायवादी, अर्थात भारत में एक महान्यायवादी होगा। तो ये भारत में एक महान्यायवादी का होना
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये भूलना नहीं, अनुच्छेद 76 में। आपसे परीक्षा में यही पूछ लिया जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है मेरे प्यारे बच्चों। अक्सर ये आपकी परीक्षा में आ जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आप सभी को वहाँ अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 याद रखना है। या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 4 आपको दिखेगा, उसमें से एक ऑप्शन भारत का महान्यायवादी दिख जाएगा और इस ऑप्शन पे आप सभी टिक लगा दोगे। तो आप सभी याद कर लीजिए अनुच्छेद 76 में क्या है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का पद होता है, याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुच्छेद 77 की ओर, अनुच्छेद आर्टिकल 77 की ओर। तो अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी भारत सरकार जो भी कार्य का संचालन करता है, ये भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 77 याद कर लीजिए, भारत सरकार के कार्य का संचालन। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 78 की तरफ। तो अनुच्छेद 78 में याद कर लीजिए राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो ये प्रधानमंत्री को एक कर्तव्य मिला हुआ है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी देगा, यानी राष्ट्रपति को हर एक बिंदु पर जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद यहाँ याद कर लीजिए 78। तो याद भूलिए नहीं, अनुच्छेद 78 याद कर लीजिए। आपके भारत के जो राष्ट्रपति होगा उसको हर बिंदु पर जानकारी कौन देगा, भारत का प्रधानमंत्री देगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति को वो जानकारी दे। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य। नेक्स्ट आइए अगला अनुच्छेद, अगला आर्टिकल 79। तो अनुच्छेद 79 में क्या है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 79 भी वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है। तो याद कर लीजिए जो आपका संसद होता है उस संसद का गठन का प्रावधान यहाँ अनुच्छेद 79 में दिया हुआ है, भूलना नहीं है। अनुच्छेद 79 में क्या, संसद का गठन। तो अनुच्छेद 79 में लिख लीजिए संसद का गठन। तो आपके परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए संसद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वहां आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। संसद का गठन अनुच्छेद 79 से संबंधित है, 79 से संबंधित है। तो 79 अनुच्छेद संसद का गठन करवाता है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद का गठन करवाता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 79, अनुच्छेद आर्टिकल 79। तो अनुच्छेद 79 संसद का गठन करवा देता है। अब नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में आपको याद होगा राज्यसभा से संबंधित है। तो राज्यसभा की ये संरचना का तय करती है। तो राज्यसभा का संरचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में आपको याद करना है। अनुच्छेद 80 में याद कर लीजिए आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 संबंधित है राज्यसभा से। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, राज्यसभा की संरचना। तो याद कर लीजिए राज्यसभा की संरचना
अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। क्या मेरे प्यारे बच्चों भूलेंगे? नहीं भूलेंगे सर, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का पद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देता है, कौन? भारत का प्रधानमंत्री। और ये भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत कि वो राष्ट्रपति को जानकारी देगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन करवाता है और अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट आइए अगला आर्टिकल, अगले अनुच्छेद की बारी 81। तो राज्यसभा की संरचना हमने पढ़ा 80 में, अब 81 में लोकसभा की संरचना। तो दोनों आपका से अगले 80 में अगर राज्यसभा की संरचना कर रहा है 80, तो 81 में याद कर लीजिए लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, और इसके राज्यसभा की अगर संरचना होगी तो लोकसभा की भी संरचना होगा। राज्यसभा लोकसभा दोनों दो सदन होते हैं, तो राज्यसभा की संरचना करता है अनुच्छेद 80। तो नेक्स्ट 81 में याद कर लीजिए लोकसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना किससे संबंधित है? किस आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 80 से। अनुच्छेद 80 संबंधित है राज्यसभा की संरचना से। इसके नेक्स्ट वाला अनुच्छेद 81 में आ जाइए लोकसभा की संरचना। तो क्या भूलेंगे? नहीं भूलेंगे सर। क्या आर्टिकल 81 में तो याद कर लीजिए, 81 में लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, ये 80 और 81 आप कोरिलेट करके आप याद कर लीजिए, कोरिलेट कर लीजिए इसको। 80 में अगर राज्यसभा की संरचना दिया है तो 81 में लोकसभा की संरचना भी होगी। तो इस प्रकार से आप कोरिलेट कर लीजिए। राज्यसभा की यहाँ संरचना 80 में आया है, तो राज्यसभा जब उसकी संरचना कर रही है 80, तो लोकसभा का भी प्रावधान होगा। तो इसके नेक्स्ट वाला 81 लोकसभा की संरचना होगा। याद कर लीजिए 80 81 क्या भूलेंगे? नहीं भूलेंगे सर। 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है, जबकि 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। याद कर लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, कभी भूलना नहीं है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 82। तो अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82 में आपको एक शब्द आपको मैं बता रहा हूं, जनगणना। तो जनगणना वाला शब्द अनुच्छेद 82 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अनुच्छेद आर्टिकल 82 आता है तो जनगणना वाला शब्द याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 82 में क्या याद करना है? जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अब भारत में जब जनगणना हो जाती है तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन का प्रावधान है। किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 82 में। 82 में याद कर लीजिए, अनुच्छेद 82 क्या कहता है? जनगणना पश्चात पुनः समायोजन। तो याद कर लीजिए आर्टिकल 82। 82 में क्या है? जनगणना पश्चात, जनगणना पश्चात, जनगणना पश्चात पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, समायोजन। याद कर लीजिए अनुच्छेद 82 क्या कहता है? जनगणना पश्चात पुनः समायोजन। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83। तो भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि बताता है, संसद के सदनों का कार्यकाल बताता है, संसद के सदनों का
समय ड्यूरेशन बताता है, अवधि बताता है। याद कर लीजिए, जब बात आती है संसद के सदनों की अवधि की, तो वहाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 भूलना नहीं है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 83 भूलना नहीं है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल 83 83, तो 83 में याद कर लीजिए, संसद के सदनों की अवधि संसद के सदनों की अवधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संसद के सदनों की अवधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में आपको याद करना है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद क्या कहता है? 84। तो अगला अनुच्छेद 84, आर्टिकल 84 क्या कहता है? याद कर लीजिए, संसद के सदनों की अवधि जब की बात कर देता है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 83, तो संसद के सदनों की आहता भी होती है। संसद में जो सदस्य आप चुनकर भेजते हो संसद में, उन सदस्यों की क्या आहता होती है, क्या योग्यता होती है, ये आहता और योग्यता तय करता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अगला अनुच्छेद 84 में आपको संसद के सदस्यों की आहता यानी योग्यता आपको याद रखना है। तो 83 क्या भूलना नहीं। 83 में संसद के सदनों का कार्यकाल तय करता है, अवधि तय करता है, जबकि अनुच्छेद 84 संसद में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की निहत्ता, आहता और योग्यता। तो याद कर लीजिए, नेक्स्ट अनुच्छेद 84, अगला अनुच्छेद याद कर लीजिए 84। आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की आहता योग्यता भी आप इसको लिख सकते हो कि संसद के सदस्यों की योग्यता क्या है, आहता क्या है, ये भारतीय संविधान का तय करता है अनुच्छेद 84, आर्टिकल 84। यानी जो संसद में आप सांसद लोगों को चुनते हो, आप देसी भाषा में आप इन्हें सांसद कहते हो, विधायक कहते हो। तो ये सांसद साहब को जो आप वोट देते हो और सदन में इनको भेज देते हो, तो सदन का ये सदस्य के रूप में जब बनकर जाते हैं, एक सांसद बनकर जाते हैं आपके क्षेत्र से, तो ये सांसदों का आहता क्या है, योग्यता का क्या है, ये तय करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 84, अनुच्छेद 84 में याद कर लीजिए, संसद के सदस्यों की आहता यानी कि योग्यता। नेक्स्ट अगला अनुच्छेद, अब संसद का विघटन भी होता है, शस्त्रावसान भी होता है। तो संसद का विघटन और शस्त्रावसान भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका अगला वाला अनुच्छेद 85 में याद कर लीजिए, संसद का विघटन या शस्त्रावसान। संसद का जब विघटन होता है, शस्त्रावसान हो जाता है, तो ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका नेक्स्ट अनुच्छेद तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की आहता पढ़ा, संसद की योग्यता पढ़ा। तो नेक्स्ट इसका अगला अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल 85 में संसद का विघटन भी होता है, शस्त्रावसान भी होता है।
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का विघटन होता है, संसद का शस्त्रावसान होता है? तो याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में याद कर लीजिए अनुच्छेद 85 में आपको याद करना है संसद का विघटन, संसद का विघटन यानी शस्त्रावसान, शस्त्रावसान। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? याद कर लीजिए संसद का विघटन और शस्त्रावसान से संबंधित है, याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 86 में, 86 में अनुच्छेद 86 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 86 में याद रखना है सदनों का अभिभाषण। आप सभी एक शब्द, आप सभी जब भारतीय संविधान का की बुकें पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ संसद का अभिभाषण आता है। तो ये सदनों का अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, आपका राष्ट्रपति महोदय सदनों के अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है। तो ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो इस नेक्स्ट 86 वाले आर्टिकल में याद करना है कि सदनों के अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार यहाँ दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86। तो याद कर लीजिए नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 86 क्या है? 86 में कौन सा सब बिंदु याद रखना है? तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 86 में सदनों का अभिभाषण, सदनों का अभिभाषण सदनों का अभिभाषण, सदनों का अभिभाषण और संदेश भेजने, संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। यहाँ राष्ट्रपति को एक अधिकार मिल जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को एक अधिकार दिलाता है। कौन सा अधिकार? वो राष्ट्रपति सदन में अभिभाषण कर सकता है, सदनों को संदेश भेज सकता है। तो ये संदेश भेजने का कोई काम होगा राष्ट्रपति का। संसद में राष्ट्रपति जो अभिभाषण कर देता है, तो ये सदन में अभिभाषण वाला मामला, संदेश भेजने वाला मामला, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार मिला है। याद रखिएगा अनुच्छेद 86 अधिकार दिलाता है। किसको अधिकार दिलाता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को अधिकार दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 कौन सा अधिकार दिलाता है? संसद में अभिभाषण देने का और संदेश भेजने का, सदन में अभिभाषण देने का और संदेश भेजने का अधिकार मिला हुआ है भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 के अंतर्गत, 86 के अंतर्गत। याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 87। तो अनुच्छेद 87 में याद कर लीजिए इसका अगला अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87। अब आ जाइए अनुच्छेद 87 की बारी है। तो जब सदन में कभी कभी आप देखते होंगे न्यूज में कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है,
तो ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अब विशेष अभिभाषण होता है? तो इसका ये 87 वाला जो आर्टिकल है, 87 वाला अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 87 में, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति को एक विशेष अभिभाषण देने का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 87 संबंधित है। तो अनुच्छेद 87 में याद कर लीजिए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में क्या याद करना है? याद कर लीजिए, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तय करता है? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 तय करता है। याद रखिए, भूलना नहीं है। अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। नेक्स्ट आइए, अगला अनुच्छेद की बारी, अनुच्छेद 88, आर्टिकल 88। तो 88 अनुच्छेद में क्या है? याद कर लीजिए, सदनों के बारे में महान्यायवादी व मंत्रियों का अधिकार देता है। मैंने अभी आपको इससे शुरुआत में आपको महान्यायवादी का पद बताया था। किसमें? अनुच्छेद 76 में। ये अनुच्छेद 76 में ही तो हमने भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति बताया था। अर्थात भारत सरकार जो अपना एक महान्यायवादी की नियुक्ति तय करता है, करता है कोर्ट में वकालत करने के लिए, तो ये महान्यायवादी यानी महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। तो यह वही महान्यायवादी का अधिकार दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। तो जब सदन के बारे में महान्यायवादी व मंत्रियों का अधिकार से संबंधित बात आती है, तो वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 संबंधित हो जाता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 में क्या है? तो याद कर लीजिए, अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में महान्यायवादी और मंत्रियों का अधिकार। तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट भाग अनुच्छेद 88। तो 88 में सदनों के बारे में, महान्यायवादी व मंत्रियों, मंत्रियों का अधिकार तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या याद करना है? तो अनुच्छेद 88 कहता है सदनों के बारे में महान्यायवादी व मंत्रियों का अधिकार। सदनों के बारे में महान्यायवादी व मंत्रियों का अधिकार दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, अनुच्छेद 89, आर्टिकल 89 आर्टिकल क्या कहता है? कौन सा शक्ति रखता है? आर्टिकल 89 अनुच्छेद 89 89 वाला अनुच्छेद कहता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आप को पता होगा लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति होता है और वो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा
का अध्यक्षता करता है। इसी प्रकार से जो सदन का दूसरा वाला भाग होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा सभापति। सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जिम्मेदारी मिली हुई है राज्यसभा का पदेन सभापति की, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता करता है भारत का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को जो पारिश्रमिक मिलता है, जो पद होता है, वो राज्यसभा का पदेन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का पारिश्रमिक उसे दिया जाता है। याद रखना है। तो ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का दायित्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 कराता है, 89 कराता है। तो याद कर लीजिए, अगला अनुच्छेद 89 यानी 89 आर्टिकल क्या कहता है? याद कर लीजिए, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति यानी भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 89 बताता है, 89 तय करता है राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की। तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यही 89 संबंधित है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद आ जाइए 90। तो आर्टिकल 90 क्या कहता है, जरा याद कर लीजिए। भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद 90, तो 90 में याद कर लीजिए कि 90 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना। राज्यसभा में जो उपसभापति का पद होता है, अगर राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो गया है या फिर उसे हटाया जा रहा है, तो ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 90 संबंधित है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाना या फिर पद अगर रिक्त हो जाती है, तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 संबंधित है। तो अनुच्छेद 90 में याद कर लीजिए, उपसभापति का पद रिक्त, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से उसे हटाया जाना, पद से हटाया जाना, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 कहता है। 90 क्या याद रखना है? तो अनुच्छेद 90 में उपराष्ट्रपति का पद से रिक्ति हो जाना या पद से हटा दिया जाना किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 90 में याद कर लीजिए, उपसभापति को पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90 संबंधित है, याद कर लीजिए। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो कैसा फील कर रहे हो? आप सभी को याद हो रहा है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक एक अनुच्छेद आप याद कर रहे होंगे, एक एक अनुच्छेद को बहुत आसानी से याद कर रहे होंगे, कभी भूलेगा नहीं। तो याद कराने की प्रक्रिया में एक बार पुनः मैं आपको याद करा दें, क्योंकि जब एक ही चीज़ें को बार बार देखी जाती है, बार बार सुनी जाती हैं, तो चीज़ें
आसानी से याद हो जाती हैं और जल्दी भूलती नहीं है। तो हम 2-3 बार हमारा बनाने का तात्पर्य है कि सेशन में ही आप सभी चीज़ों को याद कर लीजिए जिससे भूले ना। और वीडियोस को आप सब लगातार कंटिन्यू देखिए, बार बार देखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप वीडियो देख लिए अब वीडियो नहीं देखना है। आप वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे प्लेलिस्ट को क्रम से खोलते रहिए और सारे वीडियोस को देख लीजिए। फिर दूसरी बार फिर देख लीजिए, तीसरी बार फिर देख लीजिए। इस प्रकार से परीक्षा तक आप बार बार देखते जाइए। फिर परीक्षा हो जाती है, फिर कोई आगामी परीक्षा पड़ती है, उसके लिए लगातार देखिए। इस तरह आप सब वीडियोस को लगातार देखते जाइए और बार बार देखिए। जब कई बार आप सब वीडियोस को देख लेंगे तो सारी चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, ये वादा करता हूँ। तो चलिए एक बार मैं एक अनुच्छेद को पुनः रिकॉल कराता हूँ। थोड़ा सा जल पी लें क्या? तो चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 हम शुरू किए हैं आज के एपिसोड में अनुच्छेद 76 से। तो अनुच्छेद 76 कहता है, अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी होगा। यानी भारत में ये महान्यायवादी कहाँ से आया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से आया। तो ये भारत सरकार के पास जो महान्यायवादी होता है, एजी होते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं। महान्यायवादी को मैंने आपको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बताया था, शॉर्ट फॉर्म में अटॉर्नी जनरल को एजी कहते हैं। जब भारत सरकार में एजी होता है, एजी का फुल फॉर्म अटॉर्नी जनरल होता है, हिंदी में उसे महान्यायवादी कहते हैं। जबकि जब राज्य सरकार की बात हम यहाँ देखेंगे तो राज्य सरकार में जो सरकारी वकील जो सरकार का कामकाज करता है कोर्ट में, तो उन्हें वहाँ राज्य का महाधिवक्ता कहा जाता है। और राज्य के महाधिवक्ता को इंग्लिश के शॉर्ट फॉर्म में एजी कहते हैं। लेकिन वहाँ एजी का मतलब यहाँ भारत के महान्यायवादी वाले में एजी का तात्पर्य अटॉर्नी जनरल होता है, जबकि राज्य में जो एजी वाला पद होगा उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। तो सेंट्रल में महान्यायवादी का पद होता है, जबकि राज्य में महाधिवक्ता का पद होता है। आप अंतर जानिए। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जबकि राज्य में महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में दोनों को एजी ही कहते हैं, जबकि दोनों के एजी में अंतर होता है। जब ये एजी संघ सरकार में होता है तो वहाँ अटॉर्नी जनरल होता है, और राज्य में जो एजी होता है उसका पूरा नाम एडवोकेट जनरल होता है। तो भारत में महान्यायवादी का पद होगा। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 में आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है। तो भारत सरकार के जो कार्य का संचालन करता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 77 याद रखना है, भूलिएगा मत। नेक्स्ट आइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 में मैंने बताया कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य के संचालन अनुच्छेद 77 संबंधित है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री को कर्तव्य दे दिया जाता है। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री को कौन सा कर्तव्य दिया गया है? तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य,
राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, राष्ट्रपति को हर एक बिंदु पर जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री को कर्तव्य देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 78 याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 79 में। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन करता है। तो संसद का गठन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये 79 आपका संसद का गठन करता है, याद रखना है। संसद की गठन करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79। नेक्स्ट आइए 80 और 81 आपका कोरिलेट कर लीजिए। अनुच्छेद 80 और 81। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना करता है, जबकि 81 लोकसभा की संरचना करता है। तो 80 और 81 में इस प्रकार से याद रखिए कि अनुच्छेद 80 आर्टिकल 81 राज्यसभा की संरचना करता है। तो राज्यसभा की संरचना होगी तो लोकसभा की भी संरचना होगा। तो 80 के बाद नेक्स्ट 81 वाला लोकसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना पूछे अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 अनुच्छेद 80 क्या है? राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट 81 वाले अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82। तो अनुच्छेद 82 में मैंने आपको एक शब्द बताया था, जनगणना। तो जनगणना आपको मैंने जानकारी दिया था कि जनगणना वाला शब्द अगर आप देखिए तो जनगणना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 82 में याद कर लीजिए, जनगणना के बाद पुनः समायोजन। जनगणना के बाद पुनः समायोजन, जनगणना पश्चात पुनः समायोजन। याद कर लीजिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82। यानी जनगणना हो गई, उसके बाद जनगणना पश्चात पुनः समायोजन करता है। जनगणना हो गई, जनगणना के बाद यानी जनगणना पश्चात पुनः समायोजन की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में क्या याद रखना है? जनगणना पश्चात पुनः समायोजन। याद हो गया? तो आ जाइए नेक्स्ट अगला अनुच्छेद 83 में याद कर लीजिए, संसद आ गया। संसद के सदनों का कार्यकाल या फिर अवधि। तो संसद के सदनों का अवधि की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो याद रखना है अनुच्छेद 83। नेक्स्ट आइए 84 में क्या है? तो 84 में संसद में जो सदस्य होते हैं यानी कि सांसद होते हैं, उनकी अर्हता यानी कि योग्यता तय करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84। नेक्स्ट आइए अगला अनुच्छेद है 85। 85 में संसद का विघटन हो जाता है यानी शस्त्रावसान हो जाता है। संसद का विघटन हो जाना या शस्त्रावसान हो जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद कर लीजिए 85 में। 85 में क्या है? संसद का विघटन और शस्त्रावसान है। नेक्स्ट आइए अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 में सदन में अभिभाषण होता है। सदन में अभिभाषण राष्ट्रपति जी का होता है। तो ये सदन में अभिभाषण जो राष्ट्रपति देता है, संदेश भेजता है, वो राष्ट्रपति का अधिकार दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86। तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ है सदन में अभिभाषण देने का, सदन में संदेश भेजने का। राष्ट्रपति जो सदन में अभिभाषण देता है, सदन में कोई संदेश भेजता है, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 86 में। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 86 में सदनों का अभिभाषण व संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है अनुच्छेद 86। नेक्स्ट आइए
भारतीय संविधान का आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। आप याद रखिए, जब राष्ट्रपति कोई विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है तो ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के अंतर्गत होता है। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 87 में याद कर लीजिए, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 याद कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। अब 88 में आपको याद करना है, अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 में सदन के बारे में महान्यायवादी मंत्रियों का अधिकार, ये सदन में महान्यायवादी और मंत्रियों का अधिकार दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। जब बात आती है महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार की, तो महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार की बात कौन दिलाता है? तो सदन में महान्यायवादी और मंत्रियों की अधिकार की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 याद करना है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में महान्यायवादी और मंत्रियों को अधिकार देता है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 यानी 89। तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का पद देता है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, ये राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद दिलाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89। याद कर लीजिए, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा में सभापति होते हैं और उपसभापति होता है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है यही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 90 आ जाइए। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का या तो पद रिक्त हो गया है या उसे पद से हटाया गया है, यानी उपराष्ट्रपति का अगर पद कहीं किन्हीं कारणों से रिक्त हो गया है या किन्हीं कारणों से उनके कार्य में कहीं कमी को देखते हुए उपराष्ट्रपति के पद को हटा दिया जाता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत। अनुच्छेद 90 में याद कर लीजिए, आर्टिकल 90 में याद कर लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना या फिर उन्हें पद से हटाया जाना। तो उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति हो सकता है। मेरे कहीं अगर उपसभापति के स्थान पे हम उपराष्ट्रपति बोल लिए हों तो सॉरी है, आप सुधार कर लीजिए। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद अगर रिक्त हो जाता है किन्हीं कारणों से या फिर उन्हें पद से हटाया जा रहा है, तो ये किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 90। तो अनुच्छेद 90 में याद कर लीजिए, उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर उन्हें पद से हटाया जाना, ये संबंधित है आर्टिकल अनुच्छेद 90 से। तो याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारे आर्टिकल आप सभी को याद हो गए होंगे। एक बार फास्ट मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री को कर्तव्य दिलाता है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन करता है। अनुच्छेद 79 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 और 81 में लोकसभा की संरचना, 82 में जनगणना पश्चात पुनः समायोजन की बात करता है और 83 में
संसद के सदनों की अवधि की बात करता है और संसद के सदस्यों की अर्हता यानी कि योग्यता अनुच्छेद 83 में मैंने बताया, 84 में संसद के सदस्यों की अर्हता और योग्यता बताया और 85 में संसद का विघटन होता है, शस्त्रावसान होता है। 86 में सदन में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति जी सदन में कोई संदेश भेजते हैं तो ये सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने के को लेकर राष्ट्रपति को अधिकार दिलाता है अनुच्छेद 86। 87 में अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। 88 में सदनों के बारे में महान्यायवादी और मंत्रियों का अधिकार दिलाता है। 79 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का पद दिलाता है और 90 में उपसभापति का पद से हटाया जाना या फिर पद की रिक्ति हो जाती है तो संबंधित है आर्टिकल 90। तो कैसा लगा आज का ये सेशन? अनुच्छेद 76 से लेकर 90 तक मैंने आप सभी को घोर कर पिलाने का प्रयास किया हूँ। क्या आप सभी को कहीं कोई कंफ्यूजन है किन्हीं भी अनुच्छेद में? तो प्यारा सा कमेंट आप सभी हमें दीजिए। हम एक एक अनुच्छेद को रटवाने का प्रयास करूँगा और जब तक आप सभी एक एक अनुच्छेद में कहीं आप को कंफ्यूजन होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ूंगा। बार बार हम आपको एक एक अनुच्छेद को याद कराऊंगा। तो आप सभी को सेशन कैसा लगा? प्यारा सा आप सभी कमेंट जरूर हमें बता कीजिएगा। आप सभी के एक एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है और आप सभी हमें कमेंट कीजिए, वीडियोस पर लाइक्स दीजिए, लाइक करके कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में अपने मित्रों, परिचितों, संबंधियों, परिजनों आज सभी को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकादमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक इसे आप सब पहुँचा दीजिए जिससे हर एक भारत के हर एक गरीब परिवार तक गंगा अकादमी पहुंच जाए। जो बच्चा आप सभी में से जो बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली जैसे महानगरों में नहीं जा सकते तैयारी करने के लिए, उन बच्चों को भी मदद हो सके पर सरकारी नौकरी अचीव करने में। तो हम आप सभी के साथ इसी उद्देश्य से जुड़े हैं कि घर घर भारत के घर घर सरकारी नौकरी, भारत के घर घर शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए ये गंगा अकादमी यूट्यूब आपके साथ आजीवन के लिए जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए, लाइक, शेयर, कमेंट देते जाइए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये गंगा अकादमी परिवार आपके जीवन को संवारने का उद्देश्य रखता है और आपको निःशुल्क शिक्षा के जरिए संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फुल सिलेबस के अनुरूप PDF सहित उपलब्ध कराएगा। आप सभी घर बैठे अपने अपने परीक्षा की तैयारी कर सकोगे। तो प्लीज़ आप सभी से बार बार अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये गंगा अकादमी मंच एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सब एकत्रित होकर आइए गंगा अकादमी मंच पर और परिवार में शामिल होकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस करके लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यार हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों पर परिजनों, संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए और आप सब जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल को आल पे प्रेस करके घंटी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो ठीक है, आज के सेशन में, आज के इस एपिसोड में यहीं तक। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आप सभी के बीच मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद,
वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। बापा ऑल द बेस्ट आप सभी को।